वेलकम टू नॉलेज डिकोडर। और आज मैं लेके आ गया हूँ केमिस्ट्री का नेक्स्ट पार्ट। हम लोग जो लास्ट क्लास में क्या देखा था ना कि लास्ट क्लास में देखा कि किस तरीके से समीकरण को संतुलित किया जाता है। हर एक क्वेश्चन क्या था और कुछ मैंने आप लोगों को क्वेश्चन दिया भी था क्योंकि अभी तक आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताया नहीं, ठीक है ना। तो जो भी ये लेक्चर देख रहे हो ना, पहले जाकर प्लेलिस्ट में जाकर मैं लास्ट में प्लेलिस्ट दे दूंगा। जब एंड पे जब ये लेक्चर खत्म होगा ना तो आपके स्क्रीन पे आ जाएगा वो प्लेलिस्ट, वहां से आप लोग देख सकते हो या आप नॉलेज डिकोडर के चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हो। वो जब लेक्चर देखा हो जाए तभी यहाँ पे आना। इससे क्या होता है ना कि आपका एक फ्लो बना रहता है। फ्लो मीन समझ लो कि एक वहां से मैंने चीज बताई है, उस चीज को मैं रिलेट करके यहाँ पे पढ़ाऊंगा। एक चीज तो मान लो क्लियर हो गया। तो जो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ना वो है हमारा किसके रिगार्डिंग, जो हम लोग का रिएक्शन होता है वो रासायनिक अभिक्रिया ये जो होता है इसका हम लोग प्रकार देखने जा रहे हैं, ठीक है। देखो ध्यान से अब तो जो आज हम लोग देखेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, मतलब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, देखो इस चीज को पढ़ने से पहले आपको एक दो चीज पता होना चाहिए कि जो रासायनिक क्रिया जो होता है किस समय, जो रासायनिक क्रिया होते रहता है किस समय एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि Ag का परमाणु Cl में बदल जाए, ऐसा नहीं होता ना। और ये चीज आगे पढ़ो कि ना तो कोई परमाणु मिश्रण से बाहर जाता है, कोई भी मिश्रण से ऐसा नहीं कि एक परमाणु हवा में उड़ गया, और ना ही बाहर से मिश्रण में कोई आता है। जैसे ऐसा नहीं कि कोई बाहर से परमाणु, जैसे मान लो ये रिएक्शन चल रहा था भैया, एक बंदा इधर से आया इसमें घुस गया, ऐसा भी नहीं होता। ठीक है, समझ में आ रहा है। पहला पॉइंट तो रासायनिक क्रिया के समय एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट याद रखना कि ना तो कोई परमाणु मिश्रण से बाहर जाता है और ना ही बाहर से मिश्रण में आता है। ठीक है, तो चलिए भैया होता क्या है। होता यह है कि रासायनिक क्रिया के समय अभिकारक पदार्थों के बीच परमाणुओं की पुनर्व्यवस्था होती है। जैसे होता है यहाँ पे एक परमाणु Ag का था तो यहाँ 2 हो जाएगा था, वो चीज होता है, मतलब पुनर्व्यवस्था। यहाँ देखो लिखा हुआ है परमाणुओं की पुनर्व्यवस्था होती है जिसमें भिन्न गुण वाले नए पदार्थ बनते हैं। चीज समझ में आ गया, ठीक है। जैसे देखो AgNO3 प्लस NaCl था तो क्या बन गया AgCl प्लस NaNO3। ठीक है, ये चीज यहाँ पे क्या लिखा है, इस अभिक्रिया में अभिकारक Ag और NO3 के बीच बंधन है ना भैया, Ag और NO3 के बीच बॉन्ड है। ठीक है ना, ये बॉन्ड हम लोग जो है ना अपन जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे इसके बाद मैं जो ना केमिकल रिएक्शन में डायरेक्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ाऊंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 11th 12th हर जगह मतलब IIT के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और आपके 10th के लिए तो है एक बेस है, तो वो मैं बताऊंगा किस तरीके से बॉन्ड सब बनता है। जैसे NaCl के बीच बंधन टूटते हैं, सही बात यहाँ टूट रहा है, ठीक है। और उत्पाद Ag और Cl के बीच बंधन बनता है, NaCl से टूट गया और ये AgCl में आके बंध गया। ठीक है, इसी तरीके से चीज है। फिर NaNO3 के बीच बंधन क्या हो गया, बन गया। समझ, यहाँ से Na टूटा, यहाँ से NO3 टूटा, ये दोनों जाके इधर NaNO3 एक क्या बना दिया, उत्पाद बना दिया। ठीक है, एक चीज तो आपको क्लियर हो गया कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कोई चीज बाहर से एडिशन नहीं होता, अंदर में सब चीज पुनर्व्यवस्था ऑफ परमाणु होता है। ठीक है, तो जो हम लोग जो सबसे पहला पढ़ेंगे ना रासायनिक अभिक्रिया वो होता है संयोजन अभिक्रिया। क्या होती है संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसका तो पहले डेफिनेशन पढ़ लो, थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ, मजा आएगा। देखो क्या है सीन, जैसे मान लो ये ले लो, कह रहा है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तब उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इनका कहना है कि जब दो या दो से अधिक मिलके लोग एक पदार्थ का निर्माण करें, एक नया पदार्थ का निर्माण करें, तो उससे हम लोग बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। जैसे एग्जांपल में देखो, जैसे मान लो कोयला कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। देखो C कार्बन था अब प्लस O2 क्या हो जाएगा CO2। समझ में आ गया, ये S सॉलिड है, G गैस है, G गैस है। ठीक है, देख रहे हो कि यहाँ दो चीज रिएक्ट किया है, दो चीज अभिकारक में था, है ना। दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग कर, यहाँ दो चीज संयोग कर रहा है, बन रहा है एक। ये आपका पहला एग्जांपल इसका हो गया। ठीक है, जैसे दूसरा एग्जांपल देखो 2H2 प्लस O2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जब रिएक्शन कराते तो आप जानते हो कि पानी बनता है H2O। देखो यहाँ पे दो चीज संयोग किया, एक चीज बना, ये हमारा क्या होगा अभिक्रिया, ये सब टोटल क्या होगा संयोजन अभिक्रिया, ये भी है संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, इसे देखो ये चीज समझो, देखो ये सब बिगर तिकर मत देखो, मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। जैसे मान लो कि अपना लात देखो ना जिसमें गायमाल खाता है ना भैया, देखते हुए कि कभी कभी क्या होता है कि उसमें पानी भर दिया जाता है। ठीक है, और जो आप चूना लाते हो चूना इसमें डाल दिया जाता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है ना कि एकदम देखते हो ना कि उबलने लगता है, वही चीज यहाँ पे है। यहाँ पे चूना ये जो चूना होता है जो डालते हुए होता है सूखा चूना। क्या होता है सूखा चूना, सूखा चूना का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है CaO। क्या होता है CaO। आप बताओ CaO अब पानी का क्या होता है H2O, मतलब CaO और H2O में रिएक्शन होगा, वही चीज लिखा हूं देख लो यहाँ पे।
CaO प्लस H2O। जब CaO और H2O रिएक्ट करता है ना तो बनता हमारा CaOH का होल 2 और उसके साथ साथ ऊर्जा या उष्मा निकलता है। देखते हैं कि जब आप डालते हो लाग में पानी डालते हो तो इससे क्या बुलबुला छोड़ने लगता है, एकदम से गर्म हो जाता है। मीन्स क्या, आपका इसमें से ऊर्जा निकलता है। ठीक है, तो ये जो CaOH का होल 2 दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं हम लोग भाखरा चूना। ऑब्वियस सी बात है कि जब सूखा चूना को आप पानी में डाल दोगे तो क्या बोल दोगे, भाखरा चूना बोल लो, चाहे बुझा हुआ चूना बोल लो। औकात ढीला हो जाता है ना भाई, पहले बहुत जोश में रहता है, बहुत जोश में रहता है सूखा चूना, जैसे ही पानी में डालते हो ना पूरा एकदम उबल के खत्म हो जाता है, इसलिए इसको बोला जाता है बुझा हुआ चूना या भाखरा चूना। ठीक है, ये लिख लेना। अब देखो सिंपल सी बात है कि जब ये दो चीज था, दो चीज संयोग करके एक चीज बना, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि ये हमारे कौन सी अभिक्रिया, बताओ, ये हमारी अभिक्रिया कौन सी, संयोजन अभिक्रिया, जो कि मैंने यहाँ पे बताया था, दो लोग या दो से अधिक लोग करके एक चीज बनाए। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ऊर्जा भी निकलता है। तो इस चीज को जब इस तरह से ऊर्जा भी निकलती है तो देखो लो क्या लिखा है, वैसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होती हो उससे बोलते उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। मतलब अगर मान लो रिएक्शन हो रही है और उसके साथ साथ उष्मा भी आपका निकल जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। ठीक है, जैसे देखो मान लो CH4 मेथेन था, CH4 मेथेन को बोलते हैं, प्लस ऑक्सीजन किए तो क्या बन गया CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। होता है कि जब एक्चुअली जब मेथेन को आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हो ना तो बनता हमारा CO2 प्लस H2O, फिर से आपको क्या निकलता है, ऊर्जा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। भले है, समझ रहे ना ये कौन सा है, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। इसे समझ में आ गया। अब देखो उष्माक्षेपी अभिक्रिया का एक एग्जांपल आप दे सकते हो, दूसरा एग्जांपल ये देख सकते हो, तीसरा एक शोषण की क्रिया। शोषण की क्रिया भी एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, लिख के लो, स्टार मार्क करके लिख लेना कि जो शोषण की क्रिया होती है उष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। उसमें देखो क्या होता है, जो हम लोग खाना खाते हैं ना उसमें होता है कार्बोहाइड्रेट, और जो अपने अंदर में ऑक्सीजन होता है ये इससे कर लेता है रिएक्ट। ठीक है, ये क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट टूटने से ग्लूकोज बनता है। जब कार्बोहाइड्रेट टूटता है ना तो ये एकदम से ग्लूकोज बनता है, और ग्लूकोज जो है ना हमारे कोशिका में उपस्थित ऑक्सीजन से जाके रिएक्ट कर लेता है, जिससे हमें ऊर्जा प्रदान करती है, जिससे हम लोग जो भी काम करते हैं वो सब काम कर पाते हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पे ऊर्जा प्रदान हुई कि नहीं, मतलब यहाँ पे ऊर्जा निकली कि नहीं निकली, तो हाँ निकली, तो क्या बोल देंगे, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। मतलब श्वसन को उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखना। ये श्वसन जो होता है ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि श्वसन एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया, मतलब इसमें क्या होता है ना कि हीट निकलता है। ठीक है, देखो वही चीज यहाँ पे लिखाया हूँ, C6H12O6 जो आप खाना खाते हो वो ग्लूकोज जो पहले टूटता है, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बना देता है कार्बन डाइऑक्साइड 6CO2 प्लस 6H2O। देखो प्लस ऊर्जा उष्मा है ना, मतलब यहाँ से आपका क्या निकल रहा है, ऊर्जा निकल रहा है, उष्मा निकल रहा है। तो क्या बोल दोगे कि भैया ये हमारा उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, इससे देखो कि वनस्पति द्रव्य शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बना। कभी कभी देखे होगे कि जैसे मान लो कि शाक सब्जी जो है ना गल गया, मतलब गल गया, तो उससे उधर जाके देखोगे ना, तो अगर आप थोड़ा सा ही उससे अगर हाथ से टच मत करो, उसके जाके नजदीक देखो आप, तो वहां पे आपको लगेगा कि उष्मा टच चलेगा आपको, वहां पे क्या लगेगा, उष्मा टच। एक्चुअली होता क्या है ना कि जब ये विघटित होता है, जब शाक सब्जी सब विघटित हो जाता है, पूरा टूट जाता है, तो उससे क्या होता है ना, उष्मा निकलता है। इसलिए कभी कभी जब सब्जी शाक सब्जी के पास जाकर देखोगे ना, हाथ रखोगे ना, ऊपर से थोड़ा सा गर्म आपको लगेगा। इसलिए आप इसको बोल सकते हो जो शाक सब्जियों का जो विघटित होना होता है, ये भी हमारा क्या है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपका श्वसन भी उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, साथ ही साथ वनस्पति द्रव्य जो शाक सब्जियों का विघटित होकर जो कंपोस्ट बनता है वो भी हमारा क्या है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। ये दोनों चीज आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना होगा कि ऑब्जेक्टिव में ज्यादा पूछता है। ठीक है, अब देखो समझो, जैसे कुछ और पॉइंट, चलो कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है, वो क्या होता है, जैसे बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना समझ गया क्या, जो बताए थे ऊपर में कि जब आप चूना को CaO को जब आप पानी में रिएक्ट कराते हो तो हमारा क्या बनता है, बुझा हुआ चूना, CaOH का होल 2। ठीक है, इसी को बोलते हैं बुझा हुआ चूना। तो यही चूना की ये बात कर रहा है। कहाँ कहाँ यूज करते हैं बुझा हुआ चूना को, बताओ। चूने के विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी उचारा करने में होता है, क्योंकि बुझा हुआ चूना वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करके 2-3 दिनों के बाद कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 बनाता है। नहीं समझा क्या होता है, देखो जैसे आपका सूखा चूना लाए, मस्त जो जिसमें गैमल खाता है उसमें लाज में पानी दे करके इसको मस्त आप क्या बना लिए, बुझा हुआ चूना, CaOH का होल 2। आप क्या करते हो, ये जो चूना होता है जो अपना घर का दीवार होता है ना, इसमें पुताई करते हो। ठीक है, देखते हो कुछ दिनों बाद भाई इसमें चमक आ जाती है। इसमें चमक आने का जानते हो रीजन क्या होता है, ये जो CaOH का होल 2 होता है, ये वाला बुझा हुआ चूना,
2-3 दिन में जो अपने वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना CO2, इससे रिएक्ट करके ये CO3 बना देता है। ठीक है, ये CO3 को बोला जाता है संगमरमर। देखिए हो ना, संगमरमर समझते हो कितना चमकता है। ये धीरे धीरे संगमरमर लेवल का चीज ये बनाता है, जिससे ना पूरा खूब चमकता है। देखो इससे दीवारों पर संगमरमर के समान चमक आ जाती है। समझ में आ रहा है? तो ये चीज पूछा भी जाता है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो आप सीधा बोलोगे सही है CaCO3। क्या बोल दोगे? CaCO3। तो कुछ पॉइंट्स यहाँ पे रिमेंबर रखने वाले थे कि जो बुझा हुआ चूना होता है उसको हम लोग पुताई के लिए यूज करते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा था कि बुझा हुआ चूना को हम लोग पुताई के लिए क्यों यूज करते हैं? सर इसलिए यूज करते हैं कि इससे एक्चुअली होता है कि वायुमंडल में 2-3 दिनों के बाद जो है ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ये CaCO3 बनाता है, जिसके कारण से जो है ना जो दीवार होती है उस पे एक समान एक क्या होता है कि ना उस तरह की एक चमक आ जाती है संगमरमर की तरह। ठीक है, आपसे ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछ सकता है कि भैया हमारा संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, आप बोलना CaCO3। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं अपना हो गया संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में क्या चल रहा था ना कि दो या दो से अधिक चीज मिल करके एक चीज बना रहा था। उसमें हम बाद में पढ़े, हम लोग क्या ऊष्माक्षेपी क्या होता है, सब चीज पढ़े थे। अब हम लोग पढ़ेंगे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें क्या होगा ना कि एक चीज टूट के दो या दो से अधिक चीज बनाएगा। देखो जब एक पदार्थ टूट कर दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे वियोजन अभिक्रिया करते। देखो संयोजन में जुट गया, जुट के एक बना दिया। अब वियोजन में दो मतलब कि एक टूट के आपको दो बना दिया। ठीक है, यही चीज है, थोड़ा सा अंतर है, बस उसका उल्टा समझो। ठीक है, जैसे देखो आपका संगमरमर बना था, CaCO3 को संगमरमर भी बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट भी बोलते हैं। ठीक है, जब आप क्या करो कि CaCO3 को जब आप गर्म कर देते हो ना तो ये हो जाता है, टूट जाता है। किसमें? CaO प्लस CO2 में। ठीक है, देखो अब एक चीज था यहाँ पे अभी कारक में CaCO3 था, लेकिन जैसे ही हीट किए तो ये CaO और CO2 में टूट गया। तो कौन सा विक्रिया हो गया? एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ बना रहा है। एक पदार्थ टूटा, बन गया कितना? दो। आप लोग सिंपल से क्या बोलोगे? ये वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अपघटन अभिक्रिया है। क्लियर है? ये पॉइंट तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसलिए मैं और CaCO3 और क्या बोलते हैं? CaCO3 आप बोल लो क्या? सबसे पहले CaCO3 आप ये बोल सकते हो संगमरमर है। इसको ये भी बोला जाता है चूना पत्थर। चूना पत्थर क्यों कहते हैं? क्योंकि CaO प्लस CO2 से जब रिएक्शन कराओगे, मतलब जो बुझा हुआ चूना, सॉरी सूखा हुआ जो चूना होता है, उसको जब आप कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कराते हो तो वो बना देता है हमारा क्या? चूना पत्थर। ठीक है, लिखा हुआ भी है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को चूना पत्थर भी कहते हैं, और कैल्शियम ऑक्साइड CaO को चूना या बिना बुझा हुआ चूना या कली चूना कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, चूना का उपयोग बड़े पैमाने पर सीमेंट तथा कांच के निर्माण में होता है। जब सीमेंट हम लोग बनाते हैं ना, एक्चुअली जब आप सिविल इंजीनियरिंग लोगे ना, बाद में ये सब कॉलेज जाओगे, वहां पर सिविल इंजीनियरिंग सब बताया जाता है कि सीमेंट में हम लोग क्या क्या यूज करते हैं। तो वहां पे आपको दिखेगा चूना भी हम लोग यूज करते हैं और कांच भी हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो ये चीज समझ में आया कि हम लोग का जो CaO हो गया, ये CO को हम लोग क्या बोल देते हैं? दिमाग बताओ जल्दी से। CaO को हम लोग बोल देते हैं क्या? ये है अपना चूना, मतलब सूखा हुआ चूना, मतलब क्या? बिना बुझा हुआ चूना। ठीक है, और CaCO3 क्या बोलते हैं? चूना पत्थर या संगमरमर। ठीक है, एक चीज तो ये बात तो क्लियर हो गई होगी। अब देखो और कुछ एग्जांपल देख लो कि भैया हमारा जो वियोजन अभिक्रिया होता है उसका कुछ और एग्जांपल देख लो। देखो एग्जांपल FeSO4 into 7H2O, फेरस सल्फेट जो होता है, जब इसमें H2O भी होता है, अपना पानी भी ये हरा होता है। ये क्या होता है? जब इसको हीट करते हो ना, आप हीट करते हो ना, तो ये टूट जाता है FeSO4 प्लस 7H2O में। ठीक है, तो ये हो जाता है रंगहीन अपना। देखो एक चीज था, बन गया कितना चीज? दो चीज। तो क्या बोल दोगे भैया कि ये वियोजन अभिक्रिया है, ये अपना वियोजन अभिक्रिया है। ठीक, अब देखो अगला एग्जांपल, जो FeSO4 ये जो रंगीन है ना, ये अगेन अगर थोड़ा सा हीट दे दोगे ना, ये अगेन टूट जाता है। 2FeSO4 का अगेन हीट दे दो तो टूट जाता है Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। तो क्या हो गया? ये भूरा हो जाता है। देखो शुरू में ये हरा था जब तक पानी था, पानी निकला तो क्या हो गया? रंगहीन हो गया। और जब ये टूट कर Fe2O3 बना दिया तो ये अपना होता है भूरा। क्योंकि ये सब रिएक्शन आपको जितना याद रखोगे उतना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि जब आप आगे पढ़ोगे तो देखना कि ये सब रिएक्शन आपको याद रहना चाहिए। पूछ लेगा ना कि FeSO4 प्लस 7H2 को हीट करेंगे तो क्या बनेगा, आपको ये दिया नहीं रहेगा तो आप लिख देना कि FeSO4 प्लस 7H2। इसमें कैसे आता है? जैसे मान लो संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, किस तरह से क्वेश्चन आता है बिहार बोर्ड सब, यूपी बोर्ड सब में, कि बोल रहे हैं कि वियोजन अभिक्रिया को हमको समझाइए या वियोजन अभिक्रिया का डेफिनेशन लिखिए, 4-5 एग्जांपल दीजिए। तो ये सब आपको एग्जांपल क्या करना होगा? याद रखना पड़ेगा। याद करने से एक ही चीज फायदा नहीं होता, आपको ये पता चल जाएगा कि किस तरीके से हम लोग इस चीज को याद रखेंगे और कब कौन सा हमारा टूटता है और कब कौन सा मुझे उत्पाद मिलता है। तो ये सब आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि एग्जाम्पल तो लिखना होगा ना भाई। अब ऐसे थोड़े छोड़ के आ जाओगे कि भैया केवल विजय जो ने बोल दिया वियोजन का हम डेफिनेशन लिख दे, एग्जाम्पल छोड़ दे, ये सब उसका एग्जाम्पल ही तो है।
ये एग्जाम्पल हो गया, ये एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया, ठीक है। अब देखो अगला एग्जाम्पल देखो, समझो क्या है। अगर अगला एग्जाम्पल की बात करते हो तो क्या होता है, देखो ध्यान से कि 2PbNO3 होल 2, मतलब जो लेड नाइट्रेट होता है उसका और उष्मा दिया जाए तो वो टूट जाता है 2PbO प्लस 4NO2 प्लस O2, ठीक है। समझ में आ रहा है? दो दो यहाँ पे 4 1, मतलब इसको बैलेंस किया गया है, ठीक है। तो फिर से देखो क्या हो रहा है कि जब यहाँ पे एक था, एक बंदा 3 बंदे में टूट गया, मतलब क्या ये वियोजन हो रहा है, ये बात तो 100% श्योर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब एक चीज थोड़ा सा यहाँ पे भी याद रखने वाली बात है कि लेड ऑक्साइड जो होता है, ये जो पीबीओ होता है, पीबीओ ये गर्म अवस्था में लाल भूरा होता है। ये जो आप पीबीओ देख रहे हो ये होता है आपको रेड, रेड और भूरा लिख लो, कब? जब गर्म रहता है। जब धीरे धीरे ठंडाता है ना तो इसका कलर हो जाता है पीला, यही पीबीओ का कलर हो जाता है पीला। कब हो जाता है बताओ? इसका पीला कलर तब होता है जब आप इसको ठंडा कर दो, ठीक है। ये सब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखना। कभी कभी पूछता है कि जो हम लोग का जो लेड नाइट्रेट से हम लोग पीबीओ बनता है, जो हम लोग का लेड ऑक्साइड बनता है, वो गर्म में क्या रहता है? तो गर्म में आप बोल रहे लाल भूरा होता है और ठंड में अपना पीला रंग का होता है। इसलिए बताओ कि ऑब्जेक्टिव में ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब सिंपल सी बात है कि जब वियोजन अभिक्रिया उष्मा के द्वारा कराई जाती है तब इसको क्या बोलेंगे? उसमें वियोजन, थर्मल डिकम्पोजिशन। ऑब्वियस सी बात है कि जब PbNO3 का होल 2 को उष्मा दिए तब ना ये टूटा, और जब उष्मा देकर कोई भी चीज को तोड़ा जाता है ना, कोई भी चीज को तोड़ा जाता है तो उसको बोलते हैं उष्मीय वियोजन या थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। जैसे एक और एग्जांपल देखो, जैसे अपना पानी है ना, जैसे मान लो कंटेनर में पानी, उसमें अगर करंट लगा दोगे ना, करंट समझ रहे हो ना, वही अगर मान लो कि कोई वायर में करंट है उसको डाल दो उसमें, तो अगर पानी में आप अगर वायर डाल दो, करंट डाल दो, तो वो टूट जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, ठीक है। अब ये बोले सर ये दो एक सब कहाँ आया? ये इसको मैं बैलेंस किया हूँ। जो नहीं देख पाए हो बैलेंस का पिछले लेक्चर, जो मैंने पिछले लेक्चर है, ठीक है, वहां पे जाकर देख सकते हो। मैं लास्ट वीडियो जब होगा, ये वीडियो अंत होगा, मैं लास्ट प्लेलिस्ट का दे दूंगा लिंक, वहां से डायरेक्ट आपको मिल जाएगा। और नहीं तो आप नॉलेज डिकोडर जाकर चैनल पे आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट से आप केमिस्ट्री का पहला लेक्चर देख सकते हो, मैंने कैसे यहाँ पे वो किया है, कैसे यहाँ पे मैंने संतुलित किया हुआ है, ठीक है। तो क्या समझ में आया कि पानी को अगर विद्युत धारा डेल दिया जाए तो क्या बचेगा भैया? बन जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में आके टूट जाता है, ठीक है। तो एक चीज समझना, इसी तरह जैसे मान लो कि NaCl का घोल है, मान लो चीनी बोलते हैं, NaCl को बोलते हैं नमक। ये सब याद रखने वाली चीज, इतना चीज आपको याद रहना चाहिए। NaCl को बोला जाता है नमक, ठीक है। अगर आप NaCl के घोल से मान लो थोड़ा सा रहता है मॉइस्ट घोल है, होता है ना कि जैसे मान लो कि हमारे पास नमक है, नमक में थोड़ा थोड़ा पानी, जैसे भीगा हुआ नमक समझे, जैसे भीगा हुआ नमक, ठीक है। भीगा हुआ नमक में जब आप करंट दे दोगे ना भैया, तो ये फिर से अगर टूट जाएगा Na और Cl2 गैस में, मतलब Na धातु में टूट जाता है और Cl2 गैस में, क्लोरीन गैस में टूट जाता है। वही देखो यहाँ पे लिखा हुआ है NaCl जो है, जब इस पे आप करंट मस्त लगाते हो तो ये टूट जाता है Na और Cl2 में, मतलब सोडियम, और इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। अब इसे नमक को क्या बोलते हैं? NaCl क्या बोलेगा बताओ? सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो Na प्लस Cl2 में आराम से ये मस्त टूट जाता है, कोई दिक्कत वाली कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब देखो एक चीज समझना कि जब हम लोग अपने जब लेड नाइट्रेट को जब उष्मा के द्वारा तोड़ रहे थे कोई भी चीज को, तो उसको हम लोग बोलते थे उष्मीय वियोजन। और जब कोई भी चीज को विद्युत धारा से तो हम लोग तोड़ रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे बता दो? अगर कोई भी चीज को हम लोग विद्युत धारा से तोड़ रहे हैं तो उसको बोला जाएगा, जब वियोजन अभिक्रिया विद्युत धारा के द्वारा कराई जाती है तो इसे बोलते हैं विद्युतीय वियोजन। उसको बोलते तो उष्मीय वियोजन, अगर उष्मा के कारण से कराया जा रहा था तो उसको बोलते उष्मीय वियोजन। जब आपको विद्युत धारा के कारण वियोजन किया जा रहा है, मतलब डिकम्पोज किया जा रहा है, उसको आप लोग को बोलना है क्या? विद्युतीय वियोजन या इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, ठीक है। ये समझ में आप लोगों को मस्त आ गया होगा, ठीक है। जैसे और एग्जांपल देखो, जैसे मतलब 2AgCl है, ठीक है। उसको अगर सूर्य प्रकाश में आप रख दो, सिंपली क्या करना है ना, उसको जाके आप रख दो कहाँ पे? सूर्य के प्रकाश में। तो होता क्या, ये दोनों टूट जाता है, क्या हो जाता है? Ag बन जाएगा और Cl बन जाएगा, ठीक है। ये AgCl क्या बोलते हैं? सिल्वर क्लोराइड बोलते हैं। ये सब पता होना चाहिए, 10वां में होना, इसको बोलते सिल्वर क्लोराइड। ये सब 9th में ही पढ़ना था, समझ में आ रहा ना? ठीक है। इसी तरह देखो कि सिल्वर ब्रोमाइड Ag भी है, इसी प्रकार भी कह रहा था। अगर मान लो AgCl को जिस तरीके से आप सूर्य प्रकाश में रखे तो ये बन गया क्या? Ag प्लस Cl2। अब ये जो दो एक सब दो दो दिख रहे हैं ना, इसको बैलेंस किया गया है, ठीक है। इसी तरीके से जब AgBr को आप रखते हो ना सूर्य के प्रकाश में, तो ये भी टूट जाता है और ये बन जाता है Ag और Br2, ठीक है। यहाँ से क्लोरीन गैस निकलता है और यहाँ से आपको ब्रोमीन गैस
निकलता है। तो एक चीज आपको हमेशा एक चीज याद रखना है कि सिल्वर ब्रोमाइड जो AgBr आपको दिख रहा है ये वाला, कि वियोजन अभिक्रिया का उपयोग ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा AgBr है सिल्वर ब्रोमाइड, इसका हम लोग जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज किया जाता है, ये याद रखो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के लिए। जो हमारा सिल्वर ब्रोमाइड AgBr होता है इसको हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में हम लोग यूज करते हैं। ये सब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है। फिर बोलेगे भैया ऑब्जेक्टिव सर ने कराया। सर आप देखो, मैं एक चीज एक बार पढ़ाता हूँ ना, जैसे मान लो कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, आप कहीं से भी क्वेश्चन लगा लो, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब क्वेश्चन बनता है, क्योंकि मैं हर एक चीज पढ़ा देता हूँ, कुछ छोड़ता थोड़े हूँ। अरे भाई मान लो कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है, 10 लाइन का कोई चीज हमको पढ़ना था, उसमें से कोई एक लाइन पूछ लिया, मैं पूरा का पूरा लाइन ही बता देता हूँ। जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है, जितना भी कन्वेंशनल पार्ट होता है, जितना भी अच्छा चीज होता है, मैं टोटल बता देता हूँ। तो ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपसे ये पूछ सकता है कि AgBr का हम लोग कहाँ यूज कर सकते हैं। तो आप लोग क्या बोल सकते हो कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। अब देखो कि जिस तरीके से उष्मा से टूट रहा था तो उसमें वियोजन बोलते थे, विद्युत धारा से टूट रहा था तो विद्युतीय वियोजन बोलते हैं। यहाँ सूर्य के प्रकाश से टूट रहा है, सूर्य के प्रकाश से ये टूट रहा है, सूर्य के प्रकाश से ये भी टूट रहा है, जिसको बोला जाता है क्या, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, फोटोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो वही लिखा हुआ, देखो जब वियोजन अभिक्रिया प्रकाश ऊर्जा के द्वारा कराई जाती है तो उसे क्या बोलते हैं, प्रकाश वियोजन, फोटोकेमिकल, फोटो डिकम्पोजिशन। अगर उष्मा से हो रहा था तो उसमें वियोजन, विद्युत धारा से हो रहा था तो विद्युतीय वियोजन, और अगर प्रकाश ऊर्जा के कारण हो रहा है तो आप लोग क्या बोल दोगे, ये प्रकाश वियोजन है। ठीक है, तो आप एक तरह से ये चीज समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो वियोजन का एक और एग्जांपल, हमारे शरीर में भोजन का पचना भी क्या है, एक तरह से वियोजन अभिक्रिया। बोलो सर कैसे, देखो आप खाना खाए, जैसे भात दाल चावल दाल सब खाए, ये क्या होता है ना, सीधा कार्बोहाइड्रेट में टूट जाता है। मतलब सीधा कार्बोहाइड्रेट जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके फिर टूट जाता है। मतलब धीरे धीरे क्या हो रहा है, एक चीज जो खाना खाए आप, वो चीज हर तरह में क्या, इसमें टूट गया, 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 इसमें, मतलब एक चीज आप खाए टूट गया ढेर सारी चीजों में। यही तो डेफिनेशन है कि अगर एक से ढेर सारी चीज बन जाए तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं, वियोजन। तो हमारे शरीर में जो भोजन का पचना है वो क्या, हमारा एक वियोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्योंकि जो मार रहा हूँ ना सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये लोग को पॉइंट रिमेंबर रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सब बता रहा हूँ। ठीक है ना, ये सब पूछता है। ठीक है, तो ये चीज समझ, भोजन का पचना हमारा क्या है, वियोजन अभिक्रिया, क्योंकि जो हम लोग खाना खाते वो लगातार टूटते हुए चले जाता है। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझो। देखो अभी तक हम लोग ये देख लेते कि उष्मा क्षेपी क्या होता है। उष्मा क्षेपी ये होता है कि जब रिएक्शन खत्म होता है उससे हमारा उष्मा निकलता है। ठीक है, अब देखो उपयुक्त उदाहरण हमने देखा कि वियोजन अभिक्रिया में अभिकारक को तोड़ने के लिए उष्मा, विद्युत ऊर्जा या प्रकाश ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वैसी अभिक्रिया इसमें उष्मा ऊर्जा का अवशोषण होता है, उसे उष्मा शोषीय रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। मतलब क्या, कि देखो जिसमें हीट निकल रहा था, बाहर निकल रहा था, तो उसको हम लोग बोलते उष्मा क्षेपी। जिसमें हीट लग रहा है, मतलब मान लो तोड़ने में लग रहा है, उसको बोल देंगे उष्मा शोषी। जैसे मान लो AgBr को ही तोड़ने के लिए आपको सूर्य का प्रकाश लगा, मतलब क्या, सूर्य का प्रकाश लगा ना भाई इसको तोड़ने में, तो इसको क्या बोलेंगे, ये AgBr को क्या बोलेंगे, उष्मा शोषी रिएक्शन है ये। इस तरह से AgCl को आपने तोड़ा सूर्य के प्रकाश से, क्या बोल देंगे बताओ, उष्मा शोषी, इसी को भी बोलेंगे। मतलब सूर्य प्रकाश के बाद ये टूटा, मतलब सूर्य प्रकाश को ये बंदे ने एब्जॉर्ब किया, तब ये इसने ये बनाया। मीन्स क्या, ये सूर्य प्रकाश को क्या कर रहा है, ये एब्जॉर्ब कर रहा है, मतलब क्या बोल सकते हो, उष्मा शोषी आप बोल सकते हो। जैसे यहाँ भी देखो विद्युत धारा, इसको शोषित किया तब ये बनाया। मतलब समझ रहे हो ना, जब हीट बाहर निकलती है तो उसका बोलते हैं क्या, हम लोग उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक, मतलब हीट का निकलना। यहाँ पे क्या आ रहा है कि हीट लेकर के कोई भी बंदा टूट रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं उष्मा शोषिक रासायनिक अभिक्रिया। और अगर इंग्लिश की बात करो तो इसको बोलते हैं इंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। देखो इंग्लिश इसलिए बता रहा हूँ ना कि आप आगे जब 11th-12th में जाओ ना, ये सब थोड़ा थोड़ा बेसिक टर्म्स है। देखो इंग्लिश पढ़ रहे हो ना, इंग्लिश तो पढ़ते रहना, और ये जो बेसिक टर्म्स में बता रहा हूँ थोड़ा इंग्लिश में, तो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे बहुत यूज होता है। 11th-12th आपको इंग्लिश में ही पढ़ना होगा, इसलिए अभी से थोड़ा सा इंग्लिश पे ध्यान दिया करो। जितना बताता हूँ ना कोशिश करो कि इंग्लिश में भी उस चीज को समझे, जिससे आपको पूरा चीज एक तरह से क्लियर हो जाएगी। ये चीज समझ में आ गया। जैसे देखो कि BaOH को होल 2 into H2O प्लस NH4Cl जब रिएक्ट किया तो क्या बच गया, BaCl2 प्लस 2NH3 प्लस H2O, यहाँ तक माइनस ऊर्जा हुआ है। मतलब कि ये रिएक्शन जो होता है ये ऊर्जा लिया है, क्या लिया है, ऊर्जा लिया है। अगर ऊर्जा बाहर निकालता है उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक, लेकिन यहाँ तो ऊर्जा लिया है, इसको क्या बोलते हैं, इंडोथर्मिक। मतलब क्या, उष्मा शोषी, उष्मा क्षेपी थोड़ी बोलेंगे। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गया कि अगर कोई भी इक्वेशन इस तरीके का हो
जो ये सब भी दिखाए कि यहाँ पे उष्मा आया है कि उष्मा बाहर गया, मतलब उष्मा छेपी है या उष्मा शोषी है, उस आप केमिकल रिएक्शन को बोल सकते हो क्या, ताप रासायनिक समीकरण। जैसे देखो ऐसे रासायनिक समीकरण जिसमें उष्मा के परिवर्तन से संबंधित जानकारियां दी गई होती है उसे ताप रासायनिक समीकरण बोलते हैं, थर्मोकेमिकल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, और एक चीज तो मैं पहले शुरू में ही बताया था, जो वियोजन है, जो आप घटन अभिक्रिया वो संयोजन का उल्टा है, ऑब्वियस सी बात है। तो चीज समझ में आ गया ना कि ये एक दूसरे का उल्टा होता है। जैसे उल्टा मतलब क्या, जैसे मान लो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके क्या बन रहा था, हम लोग का पानी बन रहा था। यही पानी में जब आप विद्युत धारा डाल दोगे ना, इसे लाइन करंट मार दोगे ना, ये टूट जाएगा। मतलब क्या, यहाँ पे देखो कि दो चीज से एक चीज बन रहा था, मतलब क्या संयोजन की बात कर रहा है। और यहाँ पे एक चीज से दो चीज हमारा बन रहा है, मतलब क्या, सॉरी, एक चीज से दो चीज हमारा टूट रहा है ना, एक चीज टूटा तो दो चीज बना, तो इसको बोलते हैं वियोजन। मतलब आप लोग बोल सकते हैं ये दोनों क्या, एक तरह से उल्टा, आप लोग क्या बोलते हैं, ठीक विपरीत आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि संयोजन अभिक्रिया क्या है, वियोजन अभिक्रिया क्या। अब एक पढ़ना आपको विस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया। नाम से क्लियर है कि विस्थापित कर देगा एक बंदे को, नाम है एकल विस्थापन, मैंने एक बंदे को कहीं ना कहीं से ये बंदा विस्थापित कर देगा। ठीक है, देखो क्या, जब कोई तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर खुद उसका स्थान ले लेता है, तब उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, यहाँ भी देखो एग्जांपल देखो, देखो ये सब जो है ना, ये सब क्या है, इसका प्रैक्टिकल, आपको प्रैक्टिकल कराया नहीं जाता है, तो ज्यादा इस पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको बस जो डिस्प्लेसमेंट जैसे एकल विस्थापन अभिक्रिया है, ये सब का एग्जाम्पल मैंने याद रखने की जरूरत है। जैसे मान लो ये एग्जाम्पल ले लो, देखो थोड़ा सा जूम कर लो, क्या रुको जूम कर लेता हूँ, देखो Fe+CuSO4 इज इक्वल टू FeSO4+Cu। ठीक है, जब ध्यान से आप देख रहे हो कि अगर आप अभिकारक की बात करो तो Fe खाली था, अपना Fe खाली था, ये जो SO4 था वो Cu के साथ था। लेकिन जब आप इधर से इधर देखते हो तो ये SO4 Cu से ना होकर के Fe के साथ जुड़ गया है, मतलब Cu क्या हो गया, अकेले हो गया, Cu क्या हो गया, अकेले हो गया। मतलब क्या, यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक बंदा वहां पे जाके विस्थापित कर दे रहा है। मतलब ये कि ये जो Fe है, Fe जाके Cu को मारता है, गोली है चल रहे तू बाहर, इसको इधर फेंक दिया, अपना यहाँ पे स्थान ले लिया। मतलब नहीं समझा, देखो कलर से समझाता हूँ तो ज्यादा समझ में आए। देखो जैसे Fe बंदा था, ये बंदा को दिक्कत हो गया, ये बंदा को दिक्कत हो गया, मारा गोली, पीछे से ठोक दिया, इसको मार दिया गोली, ये बंदा बोला गोली मार के इधर, इसको इधर ठेला, ये बोला इधर बाहर निकल, ये देखो बाहर निकल के इधर आ गया, ये बंदा इधर आके सट गया, तो क्या हो जाएगा, FeSO4 हो गया ना। तो मतलब क्या, एक चीज को ये बंदा क्या कर रहा है, विस्थापित कर दे रहा है। इसको धक्का मारा, Cu इसके साथ था, Cu मस्त बाहर हो गया, ये Fe जाके SO4 से जाके सट गया और बना दिया FeSO4। समझ में आ रहा है, इसी को बोलते हैं हम लोग ना एकल विस्थापन अभिक्रिया। देखो ये सब एग्जांपल याद रखने हैं, ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है ना कि एकल विस्थापन अभिक्रिया का डेफिनेशन लिखो और एग्जांपल दीजिए, ये सब आपका एग्जांपल हुआ। ठीक है, अब देखो दूसरा एग्जांपल, जैसे Zn+CuSO4 है तो बनाता है ZnSO4+Cu। ठीक है ना, अब देखो ये चीज इसलिए लिखा हूं ऊपर में, इसका हिंदी भी इससे आपको ये आवश्यक है। Zn क्या बोलते हैं, जिंक बोलते हैं, CuSO4 को क्या बोलते हैं, कॉपर सल्फेट बोलते हैं, ZnSO4 को क्या बोलते हैं बताओ, जिंक सल्फेट बोलते हैं। तो ये सब चीज आपको याद रखी, इसलिए मैंने हिंदी में ऊपर में लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझो, क्या रूल था कि ये Zn जाएगा, इसको ठोका पीछे से, इसको ठोका जैसे, तो CuSO4 के साथ ये बाहर फेंका, किधर आ गया, मतलब ये जो Zn था यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। मतलब क्या, ZnSO4 बन जाएगा और यहाँ पे Cu बन जाएगा। मतलब क्या हो रहा है कि एक तरह से ये विस्थापित कर दे रहा है। ठीक है, अब देखो विस्थापित करने का भी एक नियम होता है, ऐसा नहीं है कि Cu Zn को विस्थापित, अगर कोई बोलता है कि Cu+ ZnSO4 आप लगा देते कि Cu जाके इसको ठेल लेता है, Zn बाहर निकल जाता है, तो ये गलत होता है, समझना। क्योंकि Zn जो है ना ज्यादा रिएक्टिव होता है, जो जिंक जो है कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील तत्व है, इसलिए जिंक कॉपर को उसके यौगिक कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर देता है। समझ आना, ऐसा नहीं कि Cu भी Zn को विस्थापित कर देगा, क्योंकि ये जिंक जो होता है ना ये ज्यादा रिएक्टिव होता है, किससे, Cu से, इसलिए Zn धक्का मारता है, Cu को बाहर निकाल के फेंक देता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो अगला एग्जांपल देखो, समझा, जैसे Pb+CuCl2 बराबर PbCl2+Cu। Pb मारा धक्का, Cu आ गया बाहर, Pb जाकर सट गया तो PbCl2+Cu। अगेन यहाँ पे Pb क्या होगा, मोर रिएक्टिव हो किससे, Cu से, तभी धक्का मार के निकाला है, वही लिखा है। देखो लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील तत्व है, इसलिए लेड कॉपर को उसके यौगिक कॉपर क्लोराइड से विस्थापित कर देता है। ठीक है, इसे एक और एग्जांपल देखो, एग्जांपल इसलिए कराता हूँ कि जैसे मान लो 5 एग्जांपल पूछा, अगर 10 एग्जांपल आपको मैं करा दिया हूँ
तो ऑब्वियसली आप यार 2-3 तो लिख के आ ही जाओगे, बुद्धियार तो हो तुम। इसे देखो Cu प्लस 2AgNO3 इज इक्वल टू CuNO3 का होल 2 प्लस 2Ag। ठीक है, ये बंदा Cu मोर रिएक्टिव है, इसको धक्का मारा, Ag को बाहर निकाल दिया और Cu जाकर अपना सट गया, तो CuNO3 का होल 2 प्लस 2Ag। अब ये जो 2 1 सा देखा है ना, इसको क्या बोलते हैं, बैलेंस किया है। मैं बार बार बताता हूँ, जो बैलेंस नहीं देख पाए हो वहां जाकर नॉलेज जो कर प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, कोई रिक्वेस्ट मैं लास्ट वीडियो में दे भी दूंगा। ठीक है, इसे मान लो कि ये चीज तो पॉइंट था कि सबसे रिएक्ट कर रहा था। अब क्या है, देखो अधिक क्रियाशील धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया कर अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है। जैसे कुछ कुछ होता है ना बहुत खतरनाक, बहुत रिएक्टिव, वो सब क्या करता है ना, अम्ल से भी रिएक्ट कर लेता है। जैसे H2SO4 को बोलते हैं ना हम लोग क्या, सल्फ्यूरिक एसिड इसको बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। इसको जब Fe से रिएक्शन कराओगे ना, तो Fe इसको मारता है धक्का, H2 को निकाल देता है बाहर, क्योंकि Fe बहुत जो है ना हाईली रिएक्टिव होता है इससे, हाइड्रोजन सबसे। ठीक है ना, इसको मारता है धक्का H2 को बाहर निकाल लेता है, अपना आगे जाके चिपक जाता है। मतलब क्या, FeSO4 प्लस H2। ठीक है, चलो कलर चेंज करता हूँ, देखो और मजा आएगा। यहाँ पे देखो जैसे ZnH2SO4 है, फिर Zn हमारा क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है, तो ZnH2 को धक्का मारेगा, H2 को जस्ट बाहर निकाल लेगा, क्या बन जाएगा ZnSO4 प्लस H2। इसी तरह देखो Fe प्लस 2HCl, FeH को धक्का मारा, यहाँ से बाहर निकाल दिया, Fe अपना जाके क्या होगा, चिपक जाएगा, मतलब FeCl2 प्लस H2। ये 3 एग्जाम्पल मैंने इसलिए बताया कि आपको ये चीज क्लियर हो सके कि किस तरीके से ये एकल विस्थापन हो रहा है, एक चीज को विस्थापित कर दे रहा है, वही विस्थापित करता है। याद रखना कि जो ज्यादा रिएक्टिव होता है वही विस्थापित करेगा, ऐसा नहीं हो सकता है कि छोटा वाला जाके विस्थापित कर रहा है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है पूरा कंसेप्ट। अब देखो समझना ध्यान से, जब हम लोग ये देख लिए तो एक पॉइंट अब हम लोग दूसरा पढ़ने जाएंगे, वो अपना है क्या, द्विविस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया। अब 2 बार विस्थापन होगा, 2 चीज इधर उधर से होगा। उससे पहले एक चीज वही लिख देख लो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पे, देख लो पढ़ लो। धातुओं की सक्रियता श्रेणी में ऊपर स्थित धातु नीचे स्थित धातु को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित करता है। वही मैं सिंपल सी बात बोला कि जो ज्यादा रिएक्टिव होगा भैया, वो हमारा क्या कर देगा, जो कम रिएक्टिव रहेगा उसको हमारा क्या कर देगा, जो यौगिक रहेगा, जो हमारा सॉल्यूशन रहेगा, उससे हम लोग को विस्थापित कर देगा। ठीक है, इसे मान लो द्विस्थापन अभिक्रिया पर हो, देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है, जब 2 यौगिक अपने आयनों मूलकों की अदला बदली कर लेते हैं, करके 2 नए यौगिक का निर्माण करते हैं, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया करते हैं। तो एग्जांपल बताऊंगा तो ज्यादा समझ में आएगा। देखो इसे मान लो Na2SO4 प्लस BaCl2। अभी तक क्या हो रहा था कि ये इसको मारता था, इसको बाहर निकाल लेता था, और ये किसी से जाके मिलता नहीं था। यहाँ पे क्या होता है ना कि ये Na2 गया, Na2 मारा Ba को बाहर निकाला, अब Ba बाहर निकला और Ba को प्यार होगा किससे, SO4 से। समझ में आ रहा है, देखो Na गया Ba को मारा तो Ba बाहर निकला, Ba को प्यार किससे हो गया, SO4 से। ठीक है, अब Na गया Ba को बाहर निकाल तो बचा क्या, Cl2। तो Na को किससे प्यार होगा, Cl2 से, वही बना होगा, मतलब क्या बना होगा, BaSO4 प्लस NaCl। देखो मन ऐसे ही केमिस्ट्री होता है, सब प्यार और में सब निकल जाता है भैया। प्यार और में देखोगे ना आप, एक्चुअली होता है सब एक दूसरे का प्यार ही तो है भाई, ये दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ये क्या है, अफेक्शन है, लव और अफेक्शन ही तो है, तभी तो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। समझ में आ रहा है ना। Na गया Ba को धक्का मारा, Ba को बाहर निकाला, Ba को SO4 से मोहब्बत थी, वो इससे BaSO4 बना लिया। ठीक, अब जब Ba को निकाल दिया यहाँ से तो बचा क्या, Cl2। तो NaCl2 से जुड़े क्या बना देगा, NaCl। अब बहुत बंदों को एक चीज कंफ्यूजन होती है, देखो किस चीज कंफ्यूजन में बताता हूँ आपको कि सर ये जो एरो वाला पार्ट लिखे हो, सर ये एरो वाला जो पार्ट यहाँ पे लिखे हो, ये क्या दिखाता है सर। तो ये जो कभी लिखा था, कोई भी चीज लिखा रहेगा इस तरीके से कुछ लिखा रहता है, नीचे एरो मार्केट, इसको बोलते हैं अवक्षेप। अवक्षेप ऐसा पदार्थ होता है ना जो मान लो बन गया, लेकिन अब उनको पानी में नहीं घुलेगा, वो पानी में नहीं घुलता। जैसे यहाँ पे देखो एग्जाम्पल समझो, तो क्या लिखा था, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी अवक्षेप का निर्माण होता है उससे बोलते हैं अवक्षेपन अभिक्रिया। जिसमें किसी भी अवक्षेप का निर्माण हो जाता है उससे हम लोग बोलते हैं क्या, अवक्षेपन अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे देखो और एक एग्जांपल समझो, क्या कह रहा है कि PbNO3 प्लस 2Ki समझते हो, आई से आयोडीन बनाते हैं। देखो जो 9th नहीं पढ़े हुए, हम 9th का भी अगर नीचे कमेंट बॉक्स में बताना कि सर मुझे ये सब लिखने में दिक्कत होता है, तो हम लोग सोचेंगे ना तो 9th का भी स्टार्ट करेंगे, उससे आपको हर एक चीज क्लियर हो जाएगी। जब आप देखते हो कि PbNO3 प्लस 2Ki को रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, PbI2 प्लस 2KNO3। ठीक है, ठीक है। तो एक चीज देखो ध्यान से कि PbI2 के बगल में भी क्या लगा, ये नीचे वाला रहेगा, मतलब ये भी क्या हमारा अवक्षेप है, क्या हमारा ये अवक्षेप है। ठीक है, ये कलर इसका पीला होता है, लिखा भी कहीं होगा देखना,
फिर अभिक्रिया लेड आयोडाइड बनता है का अब पीला अवक्षेप, देखो ना पीला लिखा हुआ, ये क्या अपना पीला, ये जो PbI2 होता है ना, ये होता है अपना पीला। ठीक है, समझ में आ गया। जैसे मान लो एक और देखो, AgNO3 प्लस NaCl क्या होगा बताओ, AgCl प्लस NaNO3, देखो फिर यहाँ पे लगा हुआ है, Ag Na को धक्का मारा है, Na निकला, NaNO3 से प्यार हो गया, और AgNO को जैसे ही बाहर निकाला तो Cl बच गया था, तो Cl को Ag से प्यार हो गया, तो क्या हो गया AgCl प्लस NaNO3। AgCl जो होता है ये हमारा फिर से नीचे एरो लगा है, मतलब ये भी फिर से हमारा क्या है अवक्षेप है। अब ये याद रखना कि ये जो AgCl बनता है ना, ये अपना सफेद अवक्षेप है। क्या है अपना ये सफेद अवक्षेप है। देखो एग्जाम्पल लिखोगे आप, देखो एक बंदा कोई लिखेगा, जैसे एक बंदा कोई लिखेगा कि AgNO3 प्लस NaCl बराबर AgCl प्लस NaNO3, कोई बंदा लिखेगा कि AgNO3 प्लस NaCl बराबर AgCl प्लस NaNO3, AgCl के बगल में लिख देगा सफेद, तो उसको हम बोलेंगे स्मार्ट बंदा। ये बोलते हैं नंबर कटने का चांस ही मत रखो यार। जैसे यहाँ भी लिखो तो यहाँ पे लिख देना कि पीला है, समझ में आ रहा है ना। एग्जाम्पल भले एग्जाम्पल लिखना ही आपको, इसके जस्ट अगर पीला लिख दोगे ना नीचे में कोष्ट मार के, तो बंदे का मन होगा कि और नंबर दे दे, समझ रहे हो ना। मतलब बंदे यार टीचर को क्या करना, आपको बनाना है, समझ रहे हो ना, उस लेवल पे काम करना होता है। ठीक है, तो द्विस्थापन अभिक्रिया हम लोग देख लिए। अब देखते हैं कि अम्ल और क्षार के बीच में अभिक्रिया। अम्ल और क्षार एक नेक्स्ट चैप्टर है, उसमें बताऊंगा क्या अम्ल होता है क्या क्षार होता है। तब तक ये समझ लो कि द्विस्थापन अभिक्रिया जब अम्ल और क्षार के बीच में होता है तो उससे हम लोग बोलते हैं उदासीनीकरण न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया। ठीक है, जैसे मान लो कि H प्लस Cl माइनस था और Na प्लस OH माइनस था, तो प्लस को माइनस से प्यार हो जाता है, तो मतलब क्या हो जाता है बताओ जल्दी से, ये H प्लस को किससे प्यार होगा OH माइनस से, और Na प्लस को किससे प्यार होगा प्लस माइनस से। ठीक है, क्या बन जाएगा H प्लस OH माइनस, ये जल बना देगा, और Na प्लस Cl माइनस अपना लवण नमक बना देगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी। इसे देखो HCl अम्ल था, NaOH अपना क्षार था, क्या करेगा बताओ, Na को मारेगा, Na को बाहर निकालेगा, बाहर निकलेगा तो Cl से प्यार हो जाएगा, क्या बन जाएगा NaCl, और H जैसे ही Na बाहर निकलेगा तो बच गया क्या OH, ये OH जाकर के H से जुड़ जाएगा, मतलब क्या बन जाएगा NaCl प्लस H2O। ठीक है, इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल देखो, HNO3 प्लस KOH, फिर से क्या करेगा बताओ, ये H इससे OH से जाके क्या कर लेगा पानी बना देगा, और KNO3 से जुड़ जाएगा। ठीक है, यही हमारा ये अपना अम्ल है, ये क्षार है। ठीक है, तो ओवरऑल आप यही समझ लो कि जब अम्ल और क्षार के बीच में जो हम अभिक्रिया कराते हैं, इससे क्या होता है, इसको बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, एक तरह से उदासीनीकरण अभिक्रिया होता है, इससे कुछ ज्यादा इधर उधर नहीं होता। उदासीनीकरण अभिक्रिया से क्या होता है ना कि जो विलयन हम लोग को बनता है, ये जो मिलता है ना, ये सब कलरलेस होता है। कलरलेस मतलब क्या होता है, रंगहीन होता है। ये पूछा भी जाता है कि कभी कभी जो सर अम्ल और क्षार के बीच में अभिक्रिया कराते हैं, तो जो हम लोग का उत्पाद बनता है उसका क्या कलर होता है, तो आप सीधा बोलोगे रंगहीन होता है सर। क्या होता है सर, रंगहीन होता है। ठीक है, इसलिए अभिक्रिया कब पूर्ण हुई यह पता नहीं चलता आपको। अब मान लो रंगहीन है, माना कि आपको थोड़ी पता चलेगा। देखो जैसे मान लो कि कुछ रिएक्शन करा है, अगर रेड दिख गया तो आप रेड दिख के तो आपको पता चल जाता है कि भैया अभिक्रिया कंप्लीट हो चुकी है। इसमें कुछ कलर ही नहीं दिखता। ये जब रिएक्शन कराते हो अम्ल और क्षार के बीच में, तो इसमें कलर ही कुछ नहीं दिखता, तो आप ये नहीं बता सकते कि ये अभिक्रिया खत्म हुई या नहीं हुई। इसलिए यहाँ पे हमेशा याद रखना कि अम्ल और क्षार का जब अभिक्रिया कराते हैं, उसके लिए हम एक सूचक का यूज करते हैं, इंडिकेटर का हम लोग उपयोग करते हैं। वो तो मैं बताऊंगा कौन से इंडिकेटर कब यूज करते हैं, वो तो मैं बाद में बताऊंगा जब अम्ल और क्षार का चैप्टर याद करेंगे। बस इतना भी याद रखो कि सर अम्ल और क्षार का जब अभिक्रिया कराते हैं तो हम लोग का वो जो उत्पाद बनता है वो रंगहीन होता है, जिससे हमको नहीं पता चल पाता है कि हमारा रिएक्शन खत्म हुआ या नहीं हुआ है। इसलिए हम लोग एक इंडिकेटर हम लोग वहां पे यूज करते हैं। ठीक है, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया में अवक्षेप नहीं बनता। ऐसा नहीं कि कुछ अवक्षेप बन जाए, कि कुछ ऐसा बन जाए जो पानी में ना घुले। ये पॉइंट भी रिमेम्बर रखना। तो वही समझ लो, वैसी रासायनिक अभिक्रिया इसमें अम्ल और क्षार अपने आयनों की अदला बदली करते हैं, तो उसे क्या बोल देंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो आज इतना ही रखते हैं कि हम लोग देख लिए कि अम्ल और क्षार का क्या सीन होता है, अम्ल क्षार में किस तरीके से रिएक्शन होता है और रंगहीन बनता है, और रंगहीन बनने के कारण हम लोग इसको क्या यूज करते हैं, इंडिकेटर यूज करते हैं, इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, और इसमें अवक्षेप भी हमारा नहीं बनता है। तो ओवर आप लोग को मैं टोटली टॉपिक बता दिया कि हमारा रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, उसका टोटल टाइप्स आपको क्लियर एकदम समझ में आएगा क्या लिखना है और क्या समझना है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा वो कंप्लीट वीडियो रहेगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन पे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह इंपॉर्टेंट होता है। तो चलो आज का वीडियो इतना ही रखते, अगर मजा आया हो ना तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताना कैसा आया। ठीक है ना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बगल में बेल आइकन जिसको जरूर दबा लेना। और यार बंदे को लो यार, आप लोग बंदे को नहीं लाते हो यार, बंदे को लाते हो ना हम लोग मोटिवेट होते हैं यार, और मनो तो और वीडियो बनाए यार। हम लोग का तो ठीक है, चलो पैसा ठीक है, पैसा आपसे ले रहे हैं क्या नहीं ले रहे हैं,
फ्री में जब पढ़ा रहा हूँ तो आप लोग कम से कम यार बंदे को लाओ। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को भी तो मोटिवेशन मिलना चाहिए। जब बच्चे आते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, तो हम लोग को पढ़ाने में बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है कि जब आप लोग पढ़ते हो। चलो ठीक है, ओके, बाय।